जादुई आम। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं।
विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना, और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। जादुई घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी राज्य में एक राजा अपने 4 बेटों के साथ रहता था। काफी निगरानी में रहने के बाद चारों राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन वो राज्य के बाहर की दुनिया देखने और घूमने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। पिताजी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं? बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरब जाना, पश्चिम जाना और उत्तर भी जाना, पर दक्षिण मत जाना। राजकुमार राजा की बात मान लेते हैं, पर उनके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि ऐसा क्या है उस रास्ते में जो पिताजी ने हमें वहां जाने से मना कर दिया। बाहर जाते हैं और हर राज्य में घूम कर आते हैं। क्या तुम लोग वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हमारे दिमाग में भी वही बात चल रही है। क्यों ना हम सब एक साथ चलकर देखें, आखिर वहाँ क्या है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलकर देखते हैं। और सब राजकुमार मिलकर दक्षिण दिशा की ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई पड़ती है। अरे भाइयों, वहाँ देखो, इतनी बड़ी नदी,
हमें तो बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी पीकर और आराम करके फिर और आगे जाएंगे। सभी राजकुमार पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही पानी को हाथ लगाते हैं वैसे ही वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? ये हमारी नदी है, अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। चुड़ैल चारों राजकुमार को अपने जादू से गायब कर देती है और अपने गांव में ले जाती है। अचानक से सभी राजकुमार अपने को एक बड़ी रस्सी में बंधा हुआ पाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। राजकुमार के सामने वो सब जोर जोर से हंसती है और बोलती है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। एक बार जो आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम्हारी आवाज भी तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी। एक चुड़ैल जाकर अपने सरदार को खबर करती है, सरदार, हमने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है। पड़ोस के राज्य के 4 राजकुमार हैं। अब तो खूब जश्न होगा। सरदार, आज्ञा हो तो उन्हें मार दें। नहीं, अभी मत मारो। 10 दिन बाद हमारा बहुत बड़ा उत्सव है, हम उनकी बलि देंगे। माता रानी प्रसन्न भी होंगी और हमारा उत्सव बड़े धूमधाम से होगा। इसलिए तुम सब मिलकर उन राजकुमारों की खातिरदारी करो, उन्हें किसी बात की तकलीफ मत होने देना। जाओ। सरदार की आज्ञा पाकर चुड़ैल एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर राजकुमार की खातिरदारी में लग जाती है, उन्हें आजाद कर देती है और उनके साथ घुल मिल जाती है। धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाता है कि वो सब आपस में शादी कर लेते हैं। एक दिन की बात है, छोटी चुड़ैल रोने लगती है। वो ये सोचकर रोती है कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं उत्सव में, क्या करें, क्योंकि जिसको बलि के लिए लाई थी अब तो वो उससे प्रेम करती है और वो उसका पति है। ये सब सोचकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर छोटा राजकुमार उससे पूछता है, क्या बात है प्रिय, मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुम क्यों रो रही हो? कारण तो बताओ, तब तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। सच कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? नफरत तो नहीं करोगे ना मुझसे? नहीं नहीं, बोलो तो, डरो नहीं। मैं एक चुड़ैल हूँ। हम सब ने तुम्हें बलि देने के लिए पकड़ा है। हमारे सरदार ने हमें आज्ञा दी है कि 10 दिन बाद उत्सव के दिन मंदिर में तुम्हारी बलि दी जाएगी। यही सोचकर मैं रो रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुमको यहाँ लेकर आई थी तब तो हम तुम्हें जानते भी नहीं थे और अब तो तुम हमारे दिल के टुकड़े हो गए हो। यही सब सोचकर दिल घबरा रहा है, क्या करूं? घबराओ नहीं। क्या इन सब से बचने का कोई रास्ता है जिससे हम सबकी जान बच सके? हाँ, रास्ता तो है। मेरे सरदार के पास कुछ जादुई घोड़े हैं जिनकी पीठ पर बैठकर तुम ये नदी पार कर सकते हो। जैसे ही तुम ये नदी पार करोगे हमारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे, पर बिना इजाजत के तुम उस घोड़े पर नहीं बैठ सकते। इसके लिए हमें तुमको इजाजत देनी होगी। छोटा राजकुमार सोच में पड़ जाता है। वो ये बात अपने भाइयों को बताने के लिए रात का इंतजार करता है। रात होते ही वो अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद बड़ा भाई बोलता है, ठीक है छोटे, तुम सभी अपनी अपनी पत्नियों को एक साथ बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भाई की बात सुनकर सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और तब बड़े राजकुमार उनसे बोलते हैं, हमारा राज्य संकट में पड़ा है, दूसरे राज्य के लोगों ने आक्रमण कर दिया है, तो
हमें उनके पास जाना होगा। अब तुम सब हमारी पत्नियां हो तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम राज्य की रक्षा करो और हमारी मदद करो। क्या तुम सब हमारी मदद करोगी और हमें जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाने दोगी? यदि तुम सच्ची हो तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे, पर हमारे जाने का तुरंत इंतजाम करो। हाँ हाँ जरूर। इस वक्त हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमारे यहाँ जादुई घोड़े हैं, हम उन्हें लेकर आपको दे देते हैं, जिससे आप जल्द से जल्द अपने राज्य में पहुँच सकते हैं। चुड़ैल जल्दी जल्दी जाती है और घोड़े लेकर आती है। जैसे ही राजकुमार घोड़े पाते हैं वो उन पर सवार हो जाते हैं और हवा की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। 3 राजकुमार बहुत तेजी से घोड़े पर दौड़ते हुए नदी पार कर जाते हैं। इधर छोटा राजकुमार इतनी तेजी से नहीं भाग पाता। तभी जब वो नदी के किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि सभी चुड़ैल आपस में बात करती हैं। अरे ये तो सभी चले गए, वापस नहीं आएंगे तो हमारे मालिक का क्या होगा? सरदार हमें मार डालेगा, जल्दी करो, एक को तो पकड़ लो। छोटा राजकुमार अभी नदी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक घोड़ा रुक जाता है, क्योंकि चुड़ैलों को जादू आता था। चुड़ैल ने अपने जादू की शक्ति से उसे रोक दिया। घोड़ा रुकते ही छोटी चुड़ैल सोचती है कि मेरा ही पति क्यों मारा जाए। वो इस बात को जानती थी कि इनका जादू कैसे खत्म किया जा सकता है। वो जल्दी से जाकर घोड़े की पूंछ काट देती है और राजकुमार से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। राजकुमार जल्दी से घोड़े को दौड़ाता है और एक ही झटके में नदी पार कर लेता है। इधर छोटी बहन ने धोखा दिया, इसलिए सारी बहनें बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हम सब तुम्हें मारेंगे, अब तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर इस बार छोड़ दिया तुझे तो तू आगे भी धोखा देगी हम सबको। तेरी जान लेकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। हाँ। ऐसा कहते हुए चुड़ैल छोटी बहन को मार देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।